ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, विवेक वेदांत 100+ मॉक टेस्ट एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, आज हम यूनिट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और आपका ठीक है आईटी एक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यूनिट 9 में इतना ही है। और इसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 10 उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और फिर आपका रहता है 4, 5th और 6th 3 यूनिट रहते हैं। ठीक है, तो 15 मई तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर करता है टू द क्रिएशन ऑफ अ माइंड। ठीक है, स्टार्ट करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है एक इंसान की क्रिएशन, ठीक है, उसकी दिमाग की क्रिएशन, सच इज इन्वेंशन। ठीक है, जैसे हम इन्वेंशन, जैसे कि आविष्कार, इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन एंड सिंबल, नेम एंड इमेज यूज्ड इन कॉमर्स। ठीक है, कि मन की संरचना यानी कि क्रिएशन ऑफ माइंड है, यानी कि इंसान जो है अपनी माइंड से क्या कुछ क्रिएट कर रहा है, क्या कुछ नई नई इन्वेंशन कर रहा है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है। ठीक है, वो सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब आईपी जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय लॉ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है वो आपका लॉ बताते हैं किससे रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, which enable people to earn recognition of financial benefit from what they invent or create। ठीक है, कि उदाहरण के लिए बोला पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो लोगों को आविष्कार या निर्माण से मान्यता और वित्तीय लाभ अर्जित करने में जो है सक्षम बनाता है। While striking the right balance between the interest of inventors and the wider public interest। ठीक है, इन्वेंटर्स के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाकर। और आईपी सिस्टम का यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम का एम क्या है? फोस्टर एन एनवायरमेंट विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लॉरिश। कि आईपी सिस्टम का उद्देश्य क्या है? एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जिसमें रचनात्मकता और नवाचार जो है वो पनप सके। ठीक है, कि आईपी सिस्टम का एम क्या है? फोस्टर करना एनवायरमेंट विद इन विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लॉरिश। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? तो बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ब्रॉड कैटेगरी, एक बहुत बड़ी कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन या सेट ऑफ intangible assets है, owned and legally protected by company and individual from outside use or implementation without consent। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? एक ब्रॉड कैटेगरिकल डिस्क्रिप्शन फॉर सेट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, यानी कि बौद्धिक संपदा किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा स्वामित्व वाली और कानूनी रूप से सुरक्षित अमूर्त संपत्तियों के सेट के लिए एक व्यापक श्रेणीबद्ध विवरण है, जो कि सहमत के बिना बाहरी उपयोग या कार्यान्वयन से है। और एक अमूर्त संपत्ति यानी कि नॉन फिजिकल एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट जिसको पर्सन ओन करता है उसे हम इंटेंजिबल। देखो, प्रॉपर्टी आपकी दो तरह की होती है, एक तो होती है टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल जिसको आप जो है वो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। टेंजिबल, टेंजिबल जिसको आप विच कैन बी टच एंड सी, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। इंटेंजिबल होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सीन नहीं कर सकते, जैसे कि आपके कॉपीराइट्स। ठीक है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, विच कैन नॉट सीन और नॉट टच। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेट करता है टू द फैक्ट दैट अ सर्टेन प्रोडक्ट of human intellect should be afforded the same productive right that apply to the physical property which are called tangible assets। कि concept of intellectual property relate करता है to the fact that a certain product of human intellect should be afforded the same productive right that apply to the physical property which are called tangible assets, जिसको हम tangible, जो कि physical property होती है ना, ठीक है, उसको हम tangible assets कहते हैं। जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको आप टच और सीन नहीं कर सकते उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो कहते हैं। मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव लीगल मेजर्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट बोथ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संपत्ति के दोनों रूपों की रक्षा करने के लिए कानूनी उपाय हैं। ठीक है, ठीक है,
तो की वेज क्या है, यानी कि क्या कुछ मुख्य बातें हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सेट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स दिए गए हैं और असेट्स दैट आर नॉट फिजिकल इन नेचर, कि ऐसे असेट जो कि फिजिकल इन नेचर नहीं है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन और लीगली प्रोटेक्टेड बाय पर्सन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ओन की जाती है और लीगली प्रोटेक्टेड होती है बाय पर्सन और कंपनी और आउटसाइड द यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विदाउट कंसेंट, कि बिना आपकी कंसेंट से कोई पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है तो उस पर्सन पर लीगल चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन कंसिस्ट मेनी टाइप असेट्स इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मेनी टाइप ऑफ असेट्स हो सकती है जिसमें आपका इंक्लूड करता है ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स। ठीक है, intellectual property infringement occur when a third party engage in unauthorized use of assets। ठीक है, कि बौद्धिक संपदा का उल्लंघन तब होता है जबकि तीसरा पक्ष संपत्ति के अनधिकृत उपयोग में संलग्न होता है। Legal protection for the most intellectual property expire after the same time, sometime, however, this for example trademark, and they can last forever। ठीक है, कि legal protection for most intellectual property expire after some time। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक लीगल प्रोटेक्शन जो दी जाती है वो एक्सपायर हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, यानी कि आपको इतने साल तक उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे आप जब जैसे जैसे आगे आने वाली स्लाइड्स होंगी तो आपको एक पिक्चर एक ड्रॉ हो जाएगी जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइम तक जो है वो कितने टाइम तक किसी, जैसे कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क कितने के लिए मिलता है। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप टच और सीन नहीं कर सकते, और दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो कि ह्यूमन के इंटेलेक्ट यानी कि मानव बुद्धि से अस्तित्व में आती है, यानी कि उस पर्सन ने कुछ क्रिएट किया है, जैसे आपने एक कॉपी लिखी, आपने कुछ और इन्वेंशन करी, वो आपके इंटेलेक्ट से है। ठीक है, इंटेंजिबल ऐसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जो कि एग्जिस्टेंस में आती है थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये रेफर करता है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट सच एज इन्वेंशन, डिजाइन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम एंड इमेजेस यूज इन कॉमर्स। ठीक है, जिसका यूज कॉमर्स के लिए किया जाता है। द कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी कन्वेंशन एस्टैब्लिश करती है वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना सम्मेलन में जो है वो कहा गया है कि बौद्धिक संपदा में निम्नलिखित से संबंधित अधिकार शामिल होंगे। ठीक है, लिटरेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन से राइट इंक्लूड हैं, राइट रिलेटेड टू लिटरली आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन ऑन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर और साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सब राइट्स जो है जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, जैसे लिटरेरी और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, और फोर्थ है आपका साइंटिफिक डिस्कवरी, जो भी आप साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन कुछ बना रहे हो, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ट्रेडमार्क हो गया, सर्विस मार्क हो गया, कमर्शियल नेम एंड डेजिग्नेशन हो गया। ठीक है, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। ठीक है, अनफेयर कंपटीशन से रिलेटेड प्रोटेक्शन, ऑल अदर राइट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड, कि औद्योगिक, वैज्ञानिक और साहित्य और कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधि से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार। Other category of intellectual property include geographical indication, right in respect of known, how, or undisclosed information and layout, design or integrated। ठीक है, पीडीएफ ब्लर है अब ठीक है ना, नाउ क्लियर। ठीक है, ठीक है, हाँ लाइट चली गई है उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क डाउन हो गया है। चलो, तो आपका ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क और कमर्शियल नेम एंड डेजिग्नेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन and all other right resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic field।
एंड अदर कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंक्लूड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कि राइट इन रिस्पेक्ट टू द नोन और हाउ टू अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन एंड ले आउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, सर्किट। यहाँ पर बोला कि औद्योगिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार, बौद्धिक संपदा की अन्य श्रेणियों में भौगोलिक संकेत, जानकारी या अज्ञात जानकारी के संबंध में अधिकार और एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन इसमें शामिल है। अब हम जानेंगे मीनिंग क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो यहाँ पर बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज किया जाता है और रेफर करता है बंडल ऑफ राइट, यानी कि ऐसे ऐसे मतलब बंडल ऑफ राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? बंडल ऑफ राइट है कन्फर बाय लॉ ऑन creator or owner of intellectual property. These are the right that a person has over the creation of his mind, ठीक है। ये जो आपके राइट हैं वो आपकी क्रिएशन ऑफ माइंड है, यानी कि दीज राइट, ये राइट जो है वो एक व्यक्ति को उसकी क्रिएशन ऑफ माइंड पर जो है वो मिलते हैं कि उसने क्या कुछ पर्टिकुलर चीज जो है इन्वेंट करी है, बनाई है, उससे रिलेटेड उसको राइट जो है वो मिल रहे हैं, जो कि क्रिएटर को राइट मिल रहे हैं, ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट मिल रहे हैं। और they seek to protect the interest of a creator or by rewarding the mental level or allowing them to remain the property rights over their creation, ठीक है। यहाँ पर बोला वे रचनाकारों के मानसिक श्रम को पुरस्कृत करने और उनकी अपनी रचनाओं पर संपत्ति के अधिकारों को बनाए रखने में अनुमति देकर उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं और रचनाकार और आविष्कारों को इस प्रकार की रचनाओं के लाभ उठाने की अनुमति जो दी गई, यानी कि उन क्रिएटर्स और इन्वेंटर को ये राइट दिए गए हैं जिन्होंने कुछ बनाया है, यानी कि कुछ क्रिएट किया है, कुछ इन्वेंट करा है, ताकि वो बेनिफिट ले सकें फ्रॉम देयर क्रिएशन। एंड आईपी राइट ऐसे लीगल राइट होते हैं जो ऐसे लीगल राइट्स होते हैं गवर्निंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए जो राइट मिले होते हैं। आईपी राइट, द राइट, लीगल राइट गवर्निंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे राइट, ऐसे लीगल राइट मिले होते हैं जिसको यूज, ताकि हम प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सकें। सिंपल सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसे बंडल ऑफ राइट होते हैं जो कि किसी क्रिएटर और ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मिलते हैं, ठीक है। और ये राइट किसी पर्सन की क्रिएशन ऑफ माइंड को जो है राइट मिले होते हैं और ये देते हैं प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर बाय रिवॉर्डिंग द मेंटल लेबर और अलाउइंग देम टू रिटेन प्रॉपर्टी राइट ओवर द क्रिएशन, ठीक है। नीड फॉर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा के कानूनी संरक्षण की आवश्यकता। नीड क्या है? लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बोले वेरियस रीजन है बिहाइंड द ग्रांटिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू द एनैक्टमेंट ऑफ अ सूटेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर एज अ फॉलोज। सबसे पहले इनकरेज करना, जो इन्वेंट, ये प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है, हमको राइट क्यों दिए जाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, इनकरेज करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन्वेंशन करी है, जिन्होंने कुछ क्रिएट करा है, उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो प्रमोट कर, ठीक है, द प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय इंसेंटिव, ठीक है। यहां पर बोला है कि हम उनको कुछ इंसेंटिव्स देकर, उन क्रिएटर को कुछ एक फैसिलिटीज देंगे, कुछ एक उनको कुछ राइट देकर जो है वो क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, उनकी क्रिएशन को इनकरेज करेंगे ताकि प्रमोट हो, उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कल्चर डेवलपमेंट जो है वो हो सके, और साथ ही साथ सोसाइटी के द्वारा उनको कुछ एक इंसेंटिव्स दी जाएंगे उन क्रिएटर को, अलाउ देम मेक इकोनॉमिक गेन आउट ऑफ देयर क्रिएशन, ठीक है, कि आविष्कारों और रचनाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी रचनाओं से आर्थिक लाभ बनाने की अनुमति देना, ठीक है। प्रोवाइड करना लीगल प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, की बौद्धिक रचनाओं को कानूनी संरक्षण जो है वो प्रदान करना। टू प्रिवेंट करना थर्ड पार्टी को फ्रॉम एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ समवन क्रिएटिविटी, यानी कि कोई तीसरा पर्सन आपके काम को ना छीन सके और ये नहीं कर सके कि मैंने ये काम किया है, ठीक है, इसलिए जो है वो इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। फैसिलिटेट किया जाएगा फेयर ट्रेडिंग को, प्रमोट किया जाएगा क्रिएटिविटी एंड डिसएमिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि मीनिंग क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर करता है एक बंडल ऑफ राइट, यानी कि ढेर सारे राइट्स जो है वो मिलते हैं किसी क्रिएटर को
ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये राइट दिए जाते हैं किसी पर्सन की क्रिएशन ऑफ माइंड, ठीक है, यानी कि उस पर्सन ने कुछ क्रिएट करा है उसको उसके प्रति जो है वो राइट दिए जाते हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्शन दी जा सके और सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर और बाय रिवॉर्डिंग देयर मेंटल लेबर एंड अलाउइंग देम टू रिटेन प्रॉपर्टी राइट ओवर द क्रिएशन, ठीक है, और द क्रिएटर एंड इन्वेंटर्स आर दिस अलाउड टू द बेनिफिट फ्रॉम द क्रिएशन, ठीक है। आईपी राइट आर द लीगल राइट, ठीक है, आईपी राइट क्या है, लीगल राइट्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑनर और क्रिएटर को जो है वो दिए जाते हैं। नीड क्या है, क्या कुछ जरूरत थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन देने की, तो सबसे पहले इनकरेज किया जाता है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देके इनकरेज करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुछ इन्वेंट करा है, जिन्होंने कुछ क्रिएट करा है, उनको इनकरेज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू द इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, ऑप्शन नंबर, ठीक है, एंड क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे थर्ड पार्टीज को ताकि कोई भी हमारे काम को छीन ना सके, फैसिलिटेट करेंगे फेयर ट्रेडिंग के लिए और टू प्रमोट करेंगे क्रिएटिविटी एंड डिसएमिनेशन, ठीक है, गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू द एफर्ट्स ऑफ अ क्रिएटर, यानी कि हम क्या देंगे, रिकॉग्नाइजेशन देंगे जो भी क्रिएटर है उनके एफर्ट्स, ठीक है, यानी कि जिन्होंने कोई काम किया है, जैसे मैंने बड़ी मेहनत से कोई काम किया और बाद में किसी पर्सन ने क्या किया, वो काम चुरा लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, जैसे हमारे ये नोट्स होते हैं, ठीक है, यदि कोई नोट्स हैं तो अच्छे हैं और कोई पर्सन क्या कर रहा है, उनको चुरा ले रहा है और अपने क्लास में यूज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि कोई पर्सन मिसयूज कर रहा है हमारे काम का, तो प्रिवेंटिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट ऑफ अ क्रिएटर इन देयर क्रिएशन फ्रॉम द ऑथराइज यूज, अनऑथराइज यूज, कि प्रिवेंट किया जाता है उन लोगों को जो कि इस प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं, इनकरेज किया जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल, कि आप जो है वो क्या करो, अपनी स्किल को इन्वेस्ट करो ताकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा सके, एंड अदर रिसोर्सेज इनटू द इनोवेशन एक्टिविटी इन द मैनर दैट इज बेनिफिशियल ऑफ टू द सोसाइटी। अब टाइप क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, तो यहां पर बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ द मैनी टाइप, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आर द लिस्टेड बिलो। सबसे पहले पेटेंट, पेटेंट दिया जाता है, पेटेंट इज अ प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, अ पेटेंट इज अ प्रॉपर्टी राइट फॉर एन इन्वेस्टर हु इज टिपिकली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। पेटेंट क्या है, एक निवेशक के लिए एक संपत्ति का अधिकार है, यानी कि पेटेंट एक प्रॉपर्टी राइट है जो कि इन्वेस्टर को दिया जाता है, दैट इज टिपिकली ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी such as a US Patent and Trademark Office. Patent allow the inventor exclusive right to the invention, which could be design, process, improvement, and a physical innovation such as a machine. पेटेंट जो है वो आपकी इन्वेंशन पर मिलता है, जैसे कि आपने कुछ नई चीज को इन्वेंट किया, ठीक है, जैसे आपने कोई मशीन बनाई, और आपने टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफन हैव अ पेटेंट ऑफ देयर डिजाइन, ठीक है, कि जो प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर कंपनी होती हैं उनके पास अक्सर पेटेंट्स होते हैं अपने डिजाइन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेटेंट फॉर द पर्सनल कंप्यूटर वाज फाइल्ड इन 1980 बाय द स्टीव जॉब्स एंड देयर थ्री अदर, ठीक है, कलीग्स एट द एप्पल, ठीक है, यहां पर बोला उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए पेटेंट 1980 में स्टीव जॉब्स और एप्पल इंक 2 ने जो है वो 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा जो है वो दायर किया गया था। तो पेटेंट किस पर मिलता है, हमें मशीन्स पर मिलता है, अपनी इन्वेंशन। गुड मॉर्निंग रेखा जी, जिसके नाम और डिजाइन पर है और हक जिसने बनाया, हाँ उसका हक ही उसने बनाया है। अब पेटेंट ना दो तरह का होता है, एक तो प्रोसेस, पेटेंट प्रोसेस, और पेटेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि कोई मशीन बनाई, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए कोई मशीन बनाई, उस पर पेटेंट मिलेगा, और प्रोसेस पर किस प्रक्रिया से जो है वो उसको बनाया गया उस पर भी पेटेंट मिलता है, ठीक है। तो पेटेंट प्रोसेस और पेटेंट प्रोडक्ट, ये दो चीजें होती है। अब है आपका कॉपीराइट, ये हम सिर्फ सिंपल सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी, ठीक है। कॉपीराइट प्रोवाइड ऑथर और क्रिएटर, कि कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है ऑथर और क्रिएटर को ऑफ ओरिजिनल मटेरियल एंड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज कॉपी और डुप्लीकेट देयर मटेरियल। कॉपीराइट जो है वो मूल सामग्री के लेखकों और रचनाकारों और उनकी सामग्री का उपयोग करने और कॉपी करने या डुप्लीकेट करने के का एक विशेष अधिकार प्रदान करता है,
ठीक है, कि उन क्रिएटर्स को और ऑथर्स को जो है वो ये राइट दिया जाता है। ठीक है, और ऑथर ऑफ बुक हैव द राइट, कि ऑथर ऑफ बुक के पास राइट होता है, कॉपीराइट होता है उसके वर्क पर, उसके काम के लिए उसको कॉपीराइट मिला होता है। और टू डू अ म्यूजिकल आर्टिस्टिक, ठीक है, कि कॉपीराइट ऑथर हो गए और क्रिएटर हो गए, आर्टिस्ट, म्यूजिकल आर्टिस्ट हो गए, उनके पास ये कॉपीराइट होता है ताकि उनके काम को कोई कॉपी ना कर सके, उनके काम को वही यूज कर सके और डुप्लीकेट करके अपने नाम पर कोई ना बेच ले। ठीक है, कॉपीराइट इज ऑल्सो स्टेटेड द ओरिजिनल क्रिएटर कैन ग्रांट एनी वन ऑथराइजेशन थ्रू एन लाइसेंस एग्रीमेंट टू यूज द वर्क। ठीक है, यहाँ पे बोला कि कॉपीराइट ये बताता है कि मूल निर्माता काम का उपयोग करने के लिए लाइसेंसिंग समझौते के माध्यम से किसी भी प्राधिकरण को जो है दे सकता है। अब है आपका थर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? सिंबल, फ्रेज, कोई ऐसा साइन, कोई सिंबल जिसको आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हो कोका कोला, एडिडास, ये सब ब्रांड है, ये सब लोगो हैं, ये सब डिजाइन है जो कि अपने बिजनेस के लिए यूज करे जाते हैं। कि कोका कोला, एप्पल और एडिडास, ये सब क्या है? ब्रांड है, कि कोई दूसरी कंपनी इसी तरह का प्रोडक्ट बना के, यानी कि हमारा ब्रांड लगा के यूज ना कर सके। ठीक है, क्योंकि ब्रांड के नाम पर चीजें बिकती हैं। तो ट्रेडमार्क क्या है? सिंबल है, फ्रेज है, और ठीक है, कि इज रिकॉग्नाइजेबल एंड रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट दैट लीगली सेपरेट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। A trademark क्या है? Exclusive assigned to the company, meaning of a company on the trademark, so that no other may be used or copied. Trademark is often associated with the company brand. फॉर एग्जाम्पल के लिए लोगो, ब्रांड नेम, जैसे कोको कोला और ऑन और बाय द कोको कोला कंपनी। फ्रेंचाइजी, हाँ सिंबल, ठीक है। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी क्या होता है? एक लाइसेंस मिला होता है, किसी कंपनी को भी मिल सकता है, इंडिविजुअल को मिल सकता है, और पार्टी कॉल्ड अ फ्रेंचाइजी परचेज अलाउइंग them to use a company, and franchisor name the trademark, copy, proprietary knowledge and processes. Franchisee is a typically a small business owner or entrepreneur और who operate the store of franchisee। ठीक है, कि फ्रेंचाइजी आमतौर पर एक छोटा व्यवसाय मालिक या उद्यमी होता है जो कि स्टोर या फ्रेंचाइजी संचालित जो है वो करता है। ठीक है, कि फ्रेंचाइजी एक लाइसेंस दिया जाता है किसी कंपनी को, इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, कि उन्हें एक कंपनी के फ्रेंचाइजर नाम, ट्रेडमार्क, मालिकाना ज्ञान और प्रक्रियाओं का उपयोग करने की अनुमति जो है वो देता है। ये लाइसेंस अलाउ करता है फ्रेंचाइजी टू सेल द प्रोडक्ट, कि आप जो है वो, आपको लाइसेंस दिया गया है कि आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करो, उत्पाद बेचने और कंपनी के नाम के तहत जो है एक सेवा प्रदान करने की अनुमति जो है देता है। बदले में फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी के द्वारा स्टार्टअप शुल्क और चल रहे लाइसेंस शुल्क का भुगतान जो है वो किया जाता है। और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का उपयोग करने वाली कंपनियों के उदाहरण में यूनाइटेड पार्सल सर्विस या आपका मैकलॉन कॉर्पोरेशन, ये सब जो है उसमें शामिल है। यानी कि एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप जो है क्या करो, सेल करो प्रोडक्ट को। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट भी एक कंपनी, मतलब कंपनी, मान लीजिए कि किसी पर्सन ने ना बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि लाखों ही पहले लगा दिए होंगे, हाँ लाखों में लगाए होंगे, लेकिन करोड़ों तक तो टाइम लगा होगा ना। तो कंपनी किस प्रोसेस से, किस प्रैक्टिस से जो है वो इतनी उपलब्धि तक पहुंची है, तो होता है ट्रेड सीक्रेट, कि व्यापार की क्या कुछ रहस्य है, कंपनी प्रोसेस कर रही है, अभ्यास कर रही है, और जो सार्वजनिक नहीं है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि व्यापार रहस्य है जो कि धारक को आर्थिक लाभ प्रदान करता है। Trade secret must be activity protected by the company and are typically the result of a company रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि व्यापार रहस्यों को कंपनी के द्वारा सक्रिय रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, और आमतौर पर कंपनी के अनुसंधान और विकास का परिणाम जो है वो होता है। और यही कारण है कि कुछ नियोक्ताओं को गैर प्रकटीकरण समझौते या नॉन क्लोज डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि कौन से ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ठीक है, यानी कि कौन सी मैंने सीक्रेट्स लगाया, यानी कि कौन सा मैंने नीति बनाई, किस रणनीति से हमारा बिजनेस यहां से यहां पहुंच गया। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड सीक्रेट कुड बी डिजाइन, पैटर्न, रेसिपी, फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी प्रोसेस, एंड ट्रेड सीक्रेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट
a business model that differentiate the company offering its customer by the providing a competitive advantage। ठीक है, व्यापार रहस्य के उदाहरण एक डिजाइन पैटर्न नुस्खा, यानी कौन सा नुस्खा जो है वो सूत्र या मालिकाना प्रक्रिया हो सकती है। व्यापार के क्या रहस्य हैं कि जिसके कारण व्यापार यहाँ तक पहुंचा। डिजिटल एसेट्स में आता है कि डिजिटल परिसंपत्तियां, ठीक है, इज ऑल्सो increasingly recognized as IP, intellectual property. These would include the properties जैसे सॉफ्टवेयर, कोड और एल्गोरिथम एंड ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट्स। ठीक है, और अब है आपका, ठीक है, पेटेंट क्या होता है, जो कि किसी इन्वेंशन जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन और कंप्यूटर कोड के लिए किया जाता है। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की इन्वेंशन, कि उसने कुछ इन्वेंट किया, इंडस्ट्रियल डिजाइन बना, उस पर उसको प्रोडक्शन मिली होती है। ये आपका 20 ईयर तक रहता है, 20 ईयर की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क है, आइडेंटिफाइज फॉर अ बिजनेस और यू प्रोडक्ट और यूज ऑफ सर्विस। ठीक है, जैसे कि कोई ब्रांड नेम हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, ऑल्सो लॉन्ग एज अ ट्रेडमार्क मटेरियल रिमेन्स एक्टिव। अब है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट वर्क ऑफ ऑथरशिप इंक्लूड बुक, पोइम, फिल्म, म्यूजिक, फोटोग्राफ्स एंड ऑनलाइन कंटेंट्स। कॉपीराइट क्या है कि किसी बुक पर, पोइम पर, फिल्म और म्यूजिक और फोटोग्राफ्स, ये इन सब वर्क पर जब राइट मिलता है उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, ये आपका 70 ईयर रहता है आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की? इन राइट्स की क्या कुछ एडवांटेजेस हैं? IPR प्रोटेक्शन गिव योर बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर सिमिलर बिजनेस। ठीक है, IPR जो है वो क्या देता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरह की प्रोटेक्शन होती है जो कि एक बिजनेस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है ओवर द अदर सिमिलर बिजनेसेस। IPR protection allow you to prevent unauthorized use of your intellectual property and work. IPR सुरक्षा आपको अपनी बौद्धिक संपदा और कार्यों के अनधिकृत उपयोग को रोकने की अनुमति जो है देता है। IPR enhance करता है the value of your company and also open for collaboration and opportunity for for generating income, such as entering into the licensing agreement to exploit और वर्क ऑफ इन्वेंशन वर्क। ठीक है, कि आईपीआर एनहांस करता है कि वैल्यू ऑफ योर कंपनी। ठीक है, आईपीआर यदि आपने कोई ट्रेडमार्क लिया है ना, जैसे एडिडास, एप्पल, ठीक है, इन सब कंपनियों को वैल्यू मिली हुई है कि उस ब्रांड नेम पर उनके प्रोडक्ट जो है वो बिकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेटिंग इनकम, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस ब्रांड के नाम पर इनकम अर्न करते हैं बाय एंटरिंग इनटू लाइसेंस एग्रीमेंट और एक्सप्लॉइट द वर्क और इन्वेंशन वर्क। आईपीआर जो है वो हेल्प करता है अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट्स को अपने पास खींचने के लिए। जैसे कि ब्रांड वैल्यू के बेस पर जो है वो आपके पास क्या आते हैं? क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कंज्यूमर स्टार्ट आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट विद यूनिक लोगो और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, कि और जो भी उपभोक्ता होते हैं वो आपके उत्पादों को, आपकी अद्वितीय यानी कि आपकी जो लोगो है, यानी कि यूनिक लोगो जो आपका है या आपका पंजीकृत ट्रेडमार्क के साथ जो है वो पहचानना शुरू करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ पर बोला है कि आपको कानूनी लागत और अन्य शुल्कों सहित आईपीआर संरक्षण प्राप्त करने के अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इवन आफ्टर गेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यू माइट स्टिल face a lot of difficulty in curbing the copying and unauthorized use of work। ठीक है, कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो प्राप्त करने के बाद आपको अभी भी अपने काम की नकल और अनधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी आईपीआर अधिकारों, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लागू करने के प्रयास से उपभोक्ता आधार की कमी जो है वो आ सकती है। IPR right are not absolute. IPR right जो है वो absolute नहीं है. They are the certain limitations and conditions imposed by the law on exercise of the right, such as a limited period of protection and compulsory license provision in the interest of a general public. अब है आपका कॉपीराइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्या कुछ राइट्स हैं, कौन कौन सी लॉज हैं जो कि रिलेट करते हैं इससे। ठीक है, copyright. The term copyright concern the right of a creator, authors
ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। और इस संडे ना आपकी क्लास जो है वो 2 आवर की होगी, ठीक है, 10 से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। इस संडे जो हमारी क्लास होगी वो 2 आवर की होगी, ठीक है। द टर्म कॉपीराइट, क्योंकि वैसे तो हम ज्यादा क्लासेस तो हमें अलॉट नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में हम 2 आवर की क्लास ले सकते हैं, तो संडे एक बेस्ट डे है जिस दिन हम 10 से लेकर 12 बजे तक 2 क्लासेस जो है वो एक साथ करेंगे, ठीक है। द टर्म कॉपीराइट कंसर्न करता है राइट दिया जाता है किसको, क्रिएटर को। कॉपीराइट जो है वो क्रिएटर को दिया जाता है, ऑथर्स को दिया जाता है और उनके लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क के लिए। कॉपीराइट को हम लिटरेरी राइट भी कहते हैं, ऑथर्स राइट भी कहते हैं। कॉपीराइट गिव एन ऑथर एक्सक्लूसिव राइट, कि ऑथर को एक्सक्लूसिव राइट मिला है उनकी क्रिएशन पर, और प्रिवेंट किया जाता है कि कोई भी हमारे किसी प्रोडक्ट को, हमारी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो भी हमने कुछ क्रिएट किया है, जो कुछ बुक वगैरह लिखी है, उसको हम कॉपी ना करें और अनऑथराइज पब्लिशर्स ऑफ हिज वर्क, ठीक है। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन बिगिन एट द वेरी मोमेंट अ वर्क is created or and expressed in the same tangible form. Copyright protection grant to work that is original creation. Copyright जो protection जो है वो उसकी original creation, हाँ, हमारे नेम से जो है वो कोई कॉपी ना हो, ठीक है। कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो उस मोमेंट से स्टार्ट हो जाती है जब आपने कुछ जो है क्रिएट किया है और कुछ इंटेंजिबल फॉर्म में आपने कुछ क्रिएट किया है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड द वर्क दैट इज ओरिजिनल क्रिएशन। कॉपीराइट जो है वो उसी, आप ना कभी देखना कि आपने कुछ, जैसे कि हमने एक क्लास ली है ना, यूट्यूब पर क्लास ली, हमारी क्लासेस को किसी ने क्या किया, वहां से उठाया और अपने चैनल पर अपलोड करा, तो वहां पर कॉपी राइट क्लेम आ, ठीक है। तो उस मतलब कि हमने ओरिजिनली में जब लाइव क्लास ली तो वो हमारा वर्क है, हमारा वर्क है, वो हमारी ओरिजिनल क्रिएशन है जिस पर हमें राइट मिला है। वैसे तो हम इतना ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, मतलब उस तरीके से, लेकिन ऑटोमेटिक दिख जाता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने जो है वो किसी से, मतलब किसी और की कोई वीडियो, कोई क्लास जो है वो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर जो है वो अपलोड करी है, ठीक है। तो कॉपीराइट क्लेम जो है वो आ जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि उसमें कॉपीराइट क्लेम जो आता है। एंड द प्रोटेक्शन एक्सटेंड टू द ओनली एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा सुरक्षा केवल अभिव्यक्तियों तक जो है फैली हुई है, और मेयर आइडिया विदाउट टेंजिबल एक्सप्रेशन इज नॉट ग्रांटेड, कि ओनली आइडिया। कॉपीराइट आपका आपके पास सिर्फ आइडिया आ रहा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ख्याल आया कि मैं एक बुक लिखूं, है ना। बुक लिखने का ख्याल तो सबके माइंड में आया होगा, है ना। तो आपके मन में सिर्फ आइडिया आया, उस पर आपको जो है वो कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। आपने काम किया हो, टेंजिबल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपने रियलिटी में जो अपने काम किया हो, तभी आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, तभी आपको कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है। अब है आपका कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है फॉलोइंग टू राइट्स को। सबसे पहले आपको क्या मिलते हैं, इकोनॉमिक राइट्स जो है वो मिलते हैं। राइट ऑफ ऑनर टू ड्राइव फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ वर्क, ठीक है। यहां पर बोला कि कॉपीराइट जब दिए जाते हैं ना, तो ऑनर को कुछ एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं कि आप उस वर्क का यूज करेंगे बाय अदर, और फॉर इंस्टांस राइट टू प्रोहिबिट टू ऑथराइज reproduction of the work in a various form, right to prohibit unauthorized translation of the work, ठीक है। इकोनॉमिक राइट कि आपको कुछ इकोनॉमिक यानी कि कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो आपका बोला 2 तरह के राइट होते हैं। एक तो आपके मॉरल राइट्स होते हैं कि एक तो नाम बनेगा, आपने बुक लिखी, आपने एक गाना लिखा, ठीक, कुछ भी आपने किया, आपको क्या होगा, आपका नाम बनेगा, ये आपका मॉरल राइट्स है। और इकोनॉमिक राइट जो भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ वो आपका इकोनॉमिक राइट्स है। मॉरल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर द नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर, फॉर इंस्टांस राइट टू अपोज चेंज टू द वर्क एंड राइट क्लेम ऑथरशिप, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, कि कौन टाइप ऑफ, किस तरह का वर्क जो है वो प्रोटेक्टेड होता है अंडर द कॉपीराइट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कुछ एक फॉलोइंग कैटेगरीज जो है वो दी गई है उस वर्क की, टिपिकली अंडर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है लिटरेरी वर्क सच एज अ नोवेल, प्लेस, पोइम एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल।
दूसरा कहा कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस, ठीक है। थर्ड कहा कि फिल्म, म्यूजिकल एंड कंपोजिशन एंड कोरियोग्राफी, ये सब आपका प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द कॉपीराइट। लिटरेरी वर्क, आपने कुछ भी लिटरेरी वर्क किया, नोवेल लिखा, प्ले लिखा, पोइम लिखी या न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा, तो ये भी आपका कॉपीराइट के अंदर आता है, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस, फिल्म, म्यूजिकल कंपोजिशन, कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी और आपका आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि आपने फोटोग्राफ, पेंटिंग की, ड्राइंग की, कुछ स्कल्पचर बनाए, ठीक है, मूर्ति कला आपने बनाई, आर्किटेक्चर एंड एडवर्टाइजमेंट, मैप, टेक्निकल ड्राइंग्स, ये सब आपके किस में आते हैं, इन सभी को कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। इन इंडिया में हम बात करें, द टर्म कॉपीराइट प्रोटेक्ट एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम, कि हमारे इंडिया में जो है वो आपका, ठीक है। लास्ट में एक स्लाइड थी, उसमें गलत हो गया, यहाँ पर कभी कभी ना स्क्रीनशॉट लेते हैं हम, उसमें भी 60 ईयर है, ठीक है। तो कॉपीराइट जो है वो आपको यहाँ पर बोला हमारे इंडिया में जो है लाइफ टाइम, जब तक इंसान जिंदा है, प्लस 60 ईयर तक जो है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। कौन कौन से लॉ है जो कि रिलेटेड करते हैं कॉपीराइट इन इंडिया, तो वो बोला कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो कि डील करता है विद द कॉपीराइट इन इंडिया। एक्ट ये रेगुलेट करता है वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द कॉपीराइट और रीजन इन इंडिया, सच एज अ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, पब्लिकेशन एंड टर्म ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी कॉपीराइट की, और पब्लिकेशन एंड टर्म ऑफ कॉपीराइट कितना रहेगा, ठीक है। ये सब जो है आपके कॉपीराइट एक्ट में दिया गया है। असाइनमेंट एंड लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट, स्पेशल राइट्स क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मर राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड रेमेडीज देयर ऑफ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉपीराइट्स अथॉरिटीज एंड कॉपीराइट सोसाइटीज, और इंटरनेशनल कॉपीराइट्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट्स, इसके बारे में जो है वो हमारी कॉपीराइट एक्ट 1957 में दिए गए। The term of copyright protection provide under the act for the various categories of work is given the below. सबसे पहले बोले लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, ठीक है, आफ्टर डेथ, ये जीवन लेखक का जीवन, ठीक है, जब तक के इंसान की जिंदगी है, यानी कि जब तक उसकी लाइफ है, प्लस 60 ईयर आफ्टर द डेथ। फिर एनोनिमस, और ये बोला कि कुछ आपके प्रकाशन की तारीख से जो है 60 साल, ठीक है, पॉसिडियोनमस वर्क, और हाउएवर इफ आइडेंटिफाई द ऑथर इज डिस्क्लोज, यानी कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 60 ईयर आइडेंटिफाई हो जाए, क्या ऑथर इज, आइडेंटिफाई ऑफ ऑथर जो है वो, आइडेंटिटी ऑफ ऑथर जो है वो डिस्क्लोज हो जाए, यानी कि यदि लेखक की पहचान उस 60 वर्षों की समाप्ति से पहले ही प्रकट की जाती है, तो सुरक्षा की अवधि लेखक की जीवन प्लस मृत्यु के 60 साल बाद जो है वो रहेगी। ये आपके वर्क दिए गए, जैसे कि पोस्ट थॉमस, मरणोपरांत वर्क, ठीक है, तो 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, जिस दिन पब्लिकेशन होगी उससे 60 ईयर तक जो है वो प्रोटेक्शन रहेगी। सिनेमेटोग्राफ फिल्म, ठीक है, 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, गवर्नमेंट वर्क 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, एंड वर्क ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, एंड 6 में है आपका वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 60 ईयर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ इन वर्क। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहाँ पर दिया गया है, तो आर्टिकल सेक्शन 51 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 में जो है वो आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट दिया होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इज सेड टू बी इन्फ्रिंज, कि कब हम कहेंगे कॉपीराइट आपका इन्फ्रिंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि व्हेन अ पर्सन डज समथिंग दैट ऑनर ऑफ कॉपीराइट हैज एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, यहाँ पर बोला कि ऑनर ऑफ कॉपीराइट को जो है वो एक्सक्लूसिव राइट जो है वो मिले होते हैं, कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं टू यूज और बाय प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन और वर्क to a public, or such as a communication constitute an infringement of copyright in a work or without a license or in a violation of the condition of license, कि जब कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिसे कॉपीराइट के मालिक को
जनता को काम के संचार के उद्देश्य से किसी भी संस्थान के उपयोग की विशेष अधिकार है, लाभ के लिए अनुमति देता है, जहां ऐसा संचार बिना लाइसेंस के या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से जो है वो काम है कॉपीराइट का उल्लंघन जो है वो करता है। ठीक है, और ये एनी पर्सन मेक फॉर सेल और हायर, कि जब कोई व्यक्ति जो है वो बिक्री और किराए पर लेता है, यानी कि कुछ पर्सन क्या कर रहा है, किसी पर्सन को हम हायर कर रहे हैं सेल के लिए, सेल और हायर कर रहा है, सेल कर रहा है, लेट फॉर हायर्स और डिस्प्ले और ऑफर फॉर द सेल और हायर, डिस्ट्रीब्यूट आइदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड और मच एंड एक्सटेंड एज अ प्रीजुसाइड द ऑनर ऑफ अ कॉपीराइट। ठीक है, exhibits in a public or export into the India or any infringing copy of work। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, जैसे उस पर्सन को क्या मिली है, प्रोटेक्शन मिली है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको मिली है, आपको कॉपीराइट मिला है, और कोई भी पर्सन जो है वो उस राइट का मिसयूज कर रहा है, कोई पर्सन जो है वो अपने नाम पर सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, किसी भी बुक को अपने नाम पर, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। सेक्शन 52 में इनलिस्ट किए हैं कुछ एक्ट which do not constitute an infringement of copyright, such as a fair dealing in any work for a personal private use or research, or reproducing any work for the purpose of judicial proceeding or replications by the teacher or pupil in the course of teaching। आर्टिकल 52 में कहा उन कृतों को सूचीबद्ध करती है जो कि कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते, जैसे कि व्यक्तिगत निजी उपयोग या अनुसंधान के लिए किसी भी काम में निष्पक्ष व्यापार और न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य से किसी भी काम को पुनः प्रस्तुत करना और शिक्षण के दौरान शिक्षक या छात्र द्वारा प्रतिकृति आदि। ठीक है, और ये ध्यान रखना उचित है कि कॉपीराइट अधिनियम कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक और अपराधी दोनों उपचार प्रदान जो है वो करता है। ठीक है, और आप अब कॉपीराइट किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि हाउ टू रजिस्टर्ड अ कॉपीराइट इन इंडिया, और हमारे भारत में किस तरह से हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कॉपीराइट जो है वो ले सकते हैं। तो बोला द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट जो है वो मेंटेन करता है जो कि कॉपीराइट से रिलेटेड होता है, जिसमें एंटर करता है उस नाम को जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई काम किया होता है, यानी कि ऑथर भी होता है, या टाइटल ऑफ वर्क, या उसमें उस रजिस्टर में एंटर किया जाता है कि कौन सा वर्क किया है, टाइटल ऑफ वर्क क्या है, नेम क्या है पर्सन का, और एड्रेस क्या है उस ऑथर का, पब्लिशर का, और ऑनर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, ये सब एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है इन द नेम और अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द कॉपीराइट ऑनर in the register of copyright is called a registration of copyright, जिसको हम registration of copyright जो है कहते हैं। प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करने का कॉपीराइट इन इंडिया में, प्रोवाइड करा है सेक्शन 45 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, डील विद चैप्टर नंबर 13 ऑफ कॉपीराइट रूल 2013। स्टेप क्या है रजिस्टर करने के कॉपीराइट, सबसे पहले बोला कि हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन, तो ये बोला द ऑथर, पब्लिशर, ऑनर और एनी अदर पर्सन इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट कैन मेक एन एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर बोला कि जो कोई भी लेखक होगा, प्रकाशन होगा या मालिक होगा, उसको क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट देखते हुए कॉपीराइट रजिस्ट्रार को कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए क्या देगा, एप्लीकेशन देगा। ठीक है, फॉर्म 14 ऑफ कॉपीराइट रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट to the registrar of copyright. Such application must be accompanied by the prescribed fee for entering a particular of the work in the register of copyrights। ठीक है, इस तरह के आवेदन कॉपीराइट के रजिस्टर में काम का विवरण जो है वो दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ होना चाहिए। और उस एप्लीकेशन को, जो रजिस्ट्रार के को आप एप्लीकेशन दोगे कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, उसमें क्या कुछ मेंशन करो, उसमें आवेदन केवल काम के संबंध में होना चाहिए। ठीक है, और ये आवेदक जो है वो हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि साइन उसमें होने चाहिए, और हु मे बी द ऑनर और ऑथर ऑफ राइट इन केस ऑफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द ऑनर ऑफ कॉपीराइट, ओरिजिनल कॉपीराइट, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना पड़ेगा बाय द ऑथर इन फेवर ऑफ ऑनर has been submitted, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है वो इशू किया जाएगा बाय द ऑथर इन फेवर ऑफ ऑनर has been submitted।
ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो है दे दी जाएगी। फिर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट जो है वो अनपब्लिश्ड वर्क इन अप्रकाशित कार्य में कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन। अप्रकाशित कार्य के पंजीकरण के लिए एक आवेदन कार्य की 2 प्रतियों के साथ जो है वो होना चाहिए। यानी कि आप एप्लीकेशन के साथ जो भी आपने वर्क, ठीक है, जो भी आपने वर्क किया है, जो भी काम किया है, उसकी आप 2 कॉपीज उसके साथ अटैच करोगे। ठीक है। Application for registration regarding an artistic work that is being used or could be used in a connection with any goods or services। ठीक है। यहाँ पर बोला किसी कलात्मक कार्य के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन जिसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है किसी भी वस्तु या सेवाओं के संबंध में जो है वो किया जाता है। यदि पंजीकरण के लिए आवेदन किसी कलात्मक कार्य के बारे में है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु और सेवाओं के संबंध में किया जा सकता है तो आवेदक में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र, यानी कि इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिगार्डेड है किससे, आर्टिस्टिक वर्क से। ठीक है। जिसका यूज गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया जा रहा है। एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में आप इंक्लूड करोगे ये स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट लगाओगे। ठीक है। फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क एंड दैट नो कॉपी नो ट्रेडमार्क, कि आप ये मेंशन करोगे कि आर्टिस्टिक वर्क तो है लेकिन इसका यूज ट्रेडमार्क में नहीं किया जाता, तो मतलब ट्रेडमार्क के रूप में नहीं किया जा रहा, और ये ना ही तो ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर्ड है। कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि आपने कोई भी आर्टिस्ट यानी कि कोई ठीक है कुछ भी कला का काम किया, जैसे मान लीजिए पिक्चर ही बना दी, कोई लोगो ही बना दिया, तो आप ये मेंशन करोगे कि मैं अब इसको कॉपीराइट के अंदर, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर रजिस्टर्ड करा रहा हूं। इट मींस कि ये ट्रेडमार्क के अंदर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, और यदि है तो उसको कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ये सब भी आप मेंशन करोगे। और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क विच इज कैपेबल बीइंग रजिस्टर्ड एज डिजाइन। ठीक है, कि उसको डिजाइन के रूप में जो है वो पंजीकृत किया जाएगा। और इन दिस केस एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट, और आप जो है वो एक एफिडेविट भी लगाओगे और उसमें डिक्लेयर करोगे कि डिजाइन हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर द डिजाइन एक्ट 2000। ठीक है, कि डिजाइन को डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत जो है पंजीकृत नहीं किया गया है, and it has not applied to an article through an industrial process and produce more than 50 times, कि औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से एक लेख पर लागू नहीं किया गया है और 50 से अधिक पुनर्वार जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। और मोड क्या है फाइलिंग एप्लीकेशन, कि आप किस तरह से फाइल करोगे, तो यह एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट कैन बी फाइल की जाएगी, या तो आप खुद कॉपीराइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या पोस्ट के माध्यम से भी जो है भेज सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, कि आप आवेदक की सूचना मतलब सूचना जो है किस तरह से दोगे या नोटिस किस तरह से भेजोगे। तो बोला द पर्सन अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट हैज टू गिव the notice of application to every person who claim to have or has any interest in subject matter of copyright who is disputing the right of applicant for copyright। कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक प्रत्येक व्यक्ति के आवेदन की सूचना जो है वो देनी होगी जो कि कॉपीराइट के विषय वस्तु में सूची की कोई रुचि नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए अब देखो कॉपीराइट के ना, यदि आपने कोई जैसे कोई काम किया है, ठीक है, तो उस काम से जुड़े और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। जैसे किसी ने लिखा, किसी ने कोई राइटर है या ऑथर है, किसी ने पब्लिश करवाया, ठीक है, यानी कि किसी ने गाना गाया तो उसको पब्लिश करवाया, ठीक है, काफी ज्यादा अलग अलग पर्सन होते हैं जिनकी भूमिका रहती है। तो आप एप्लीकेशन, आप नोटिस दोगे उन लोगों को जो कि इससे जुड़े हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कॉपीराइट की विषय वस्तु में रुचि और तो नहीं है कि और कोई रुचि होने का दावा जो है कर सकते हैं कि कोई दूसरा पर्सन तो नहीं, मैं कॉपीराइट लूंगा यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या उसी पर्टिकुलर जैसे बुक या किसी भी वर्क पर जो है वो प्रोटेक्शन लूंगा, तो किसी और अदर पर्सन को इंटरेस्ट तो नहीं होगा कि उसका कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट क्योंकि डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्प्यूटेड किसी और पर्सन जो है वो उसको क्लेम ना करे। और एंटरिंग अ पर्टिकुलर particulars in a register of copyright, एक कॉपीराइट के रजिस्टर्ड में विवरण जो है वो दर्ज कराना।
यहाँ पे बोला कि 30-day period is given for filing of objection, and if no objection to the registration are received by the registrar and no on being satisfied that the particular stated in the application are correct, the registrar of copyright shall enter such a particular in the registrar of copyright. ठीक है, कि यदि रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत कोई आपत्ति प्राप्त होती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन प्राप्त होता है, तो संतुष्ट होने पर ही कि आवेदन को लिखित मतलब जो उसमें एप्लीकेशन दी गई है वो सही है, तभी उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और यदि लगता है कि ये सही है तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट क्या करेगा, एंटर कर देगा पर्टिकुलर इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, बट जो कुछ भी रजिस्ट्रार जो है वो उस रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट में उसको मेंशन कर देगा। कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है जब कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन कॉपी of entries made in the register of copyright is signed and issued by the registrar of copyright or the by deputy registrar of copyright, or also every entry made by the registrar of copyright has published by him in the prescribed manner। कि कंप्लीशन हो जाएगी किसकी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो ये बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट व्हेन अ कॉपी ऑफ एंट्रीज made in a register of copyright is signed or an issue by the registrar of copyright or the deputy registrar of copyright। also every entry कि जो भी एंट्री की जाती है ना, रजिस्ट्रार जो भी रजिस्टर में एंट्री कर रहा है कॉपीराइट की, तो वो पब्लिश हो जाती है बाय हिम और प्रेस्क्राइब मैनर में। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है कि इसको हमने रजिस्टर करवा लिया है तो आपको राइट जो है वो मिल जाता है। नीड एंड बेनिफिट क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट की, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सेवरल एडवांटेजेस हैं यदि आप रजिस्टर करवा लेते हो, और इट कैन बी डिस्कंसर्न फ्रॉम द सेक्शन 48 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। सेक्शन 48 प्रोवाइड करता है कि रजिस्टर करवा लेते हो ना जब आप कॉपीराइट को, तो ये आपका प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है पर्टिकुलर एंट्रीज देयरइन एंड शैल बी एडमिसिबल in the evidence in all court। ठीक है, and thus a person who has got a copyright registered in the name of generally presume the author or owner of work। ठीक है, कि आज सेक्शन 48 में ये प्रावधान है कि कॉपीराइट का रजिस्टर्ड प्रथम दृष्टिता इसमें दर्ज विवरणों का सबूत है और सभी अदालतों के साक्ष्य जो है वो स्वीकार होंगे, और इस प्रकार के एक व्यक्ति जिसने कॉपीराइट को अपने नाम पर पंजीकृत किया है वो उसे आमतौर पर काम लेखक जो है वो मानक माना जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के क्या कुछ बेनिफिट है, तो बोला है कॉपीराइट का पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से जो है वो फायदेमंद रहेगा। ये अलाउ करेगा ऑनर को कि प्रोटेक्ट होगा आपका वर्क, यानी कि आपके ऑनर के वर्क को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, और फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू अनऑथराइज्ड मैनर। ठीक है, कि आपके वर्क को अनऑथराइज्ड मैनर में जो है यूज नहीं किया जाएगा। इट बिकम इजियर कि यदि आपने रजिस्टर करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये इजी हो जाता है कि आप इन फ्यूचर यदि आप क्लेम करना चाहो, रॉयल्टीज को क्लेम करना चाहो या दावा करना चाहो तो आप कर सकते हो। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक द डेट ऑफ पब्लिकेशन की कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जो है वो उसी दिन से मान ली जाती है जिस दिन आपने जो है वो उसको रजिस्टर करवा लिया, जिस दिन आपने उसको पब्लिश करवा लिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट in your name might work in a favor in the case of any claim of a copyright infringement। कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब आपके नाम पर, मतलब आपका नाम का यूज कर, आपके वर्क का यूज करके अपने नाम पर उसको किया जा रहा है, यानी कि आपके वर्क को अपने नाम पर जब यूज किया जा रहा है तब वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। आज हम पेटेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। पेटेंट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि ग्रांट किया जाता है किसी इन्वेंशन पर, यानी कि जब किसी पर्सन ने कुछ इन्वेंट करा है, कुछ नई इनोवेशन करी है, जैसे मशीन बनाई। और पेटेंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्रोसेस पेटेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट पेटेंट। ठीक है, कि पर्टिकुलर मशीन पर, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पर पेटेंट मिलता है, दूसरा मिलता है कि किस प्रक्रिया से आपने उस पर्टिकुलर मशीन बनाया, तो उस पर जो है वो पेटेंट मिलता है। तो पेटेंट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है जो कि ग्रांट किया जाता है किसी इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए, विच माइट बी प्रोडक्ट, a method or a process that introduce a novel way of doing something,
और ऑफर अ न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इन अदर वर्ड्स में हम कहें, इट इज अ राइट ऑफ अ मोनोपोली ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इन्वेंटेड। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में हम बात करें, रेखा जी गुड मॉर्निंग, कि एक ऐसे व्यक्ति को एक अधिकार जो है वो मिलता है जिसने उसका आविष्कार किया है, यानी कि उसको इन्वेंट किया है। जैसे कि कुछ नई चीज बनाई, न्यू और यूजफुल आर्टिकल, कि नया और उपयोगी लेख, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिकल, ठीक है, किसी मौजूदा लेख में सुधार, या न्यू प्रोसेस से आपने कोई न्यू आर्टिकल जो है वो बना। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि पेटेंट आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्रोसेस पेटेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट पेटेंट। ठीक है, पेटेंट जो है वो आपका ग्रांट किया जाता है हैविंग इंडस्ट्रियल कमर्शियल वैल्यू को देखकर, कि आपने कोई ऐसी न्यू पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जिसकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वैल्यू है। इट इज एक्सक्लूसिव राइट, ये आपका एक्सक्लूसिव राइट है जो कि मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है, न्यू आर्टिकल, मैन्युफैक्चर द आर्टिकल and with the invented process for a limited period of time, usually 20 years from the filing date of application। ठीक है, कि इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, रिन्यू करवाना पड़ता है 20 ईयर तक जो है वो फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन के बाद। ठीक है, यानी कि आविष्कार के प्रकटीकरण के बदले सीमित समय के लिए जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है, राइट्स दिए जाते हैं, कितने ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए, इन एक्सचेंज फॉर डिस्क्लोज द इन्वेंशन। A patent owner can sell his patent or grant license। ठीक, ये बोला कि एक पेटेंट अपने पेटेंट को बेच सकता है और इसका फायदा जो है वो उठाने के लिए दूसरे को लाइसेंस भी दे सकता है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है पेटेंटेबिलिटी का, तो सबसे पहले नोबल होना चाहिए, कि एक उपन्यास जो है वो होना चाहिए, यानी कि नोबल होना चाहिए, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर मशीन या कुछ भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो सही होना चाहिए, नोबल होना चाहिए। इट शुड बी इन्वेंटिव स्टेप, कि इन्वेंटिव स्टेप कि कुछ प्रोसेस को लेकर भी पेटेंट दिया जा सकता है, कि ये इन्वेंटिव स्टेप जो है वो यूज करे और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बनाए। इट इज नॉन ऑब्वियस। ठीक है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये जो है वो औद्योगिक अनुप्रयोग के सक्षम जो है वो होना चाहिए। what kind of protection is given by the patent, पेटेंट के द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा वो दी जाती है। पेटेंट ऑनर, तो बोला पेटेंट ऑनर possess the exclusive right to prevent other from commercially exploiting the patent invention। पेटेंट मालिक के पास पेटेंट आविष्कार या व्यवसायिक शोषण करने से जो है दूसरों को रोकना, कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, मैंने ये मशीन बनाई है, तो कोई मेरी प्रोसेस का, जिस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोसेस पेटेंट मैंने लिया, तो मेरी ही तरह जो है वो कोई पर्सन इस फॉर्मूला को यूज करके जो है वो अपना कोई प्रोडक्ट ना बना ले, इसलिए प्रोटेक्शन दी जाती है। थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, और ये बोला कि किसी तीसरे पक्ष को विनिर्माण, उपयोग और वितरण, बिक्री आदि से जो है वो रोका जा सकता है। पेटेंट मालिक की सहमति के बिना जो है वो आविष्कार पेटेंट या उत्पाद पेटेंट, मतलब कि प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ऑनर। ठीक है, पेटेंट अंडर पेटेंट लॉ इन इंडिया, ये बोला पेटेंट एक्ट कितने का है, 1970 का। ठीक है, पेटेंट एक्ट कितने का है, 1970 का है। द इन्वेंशन ऑफ अ पर्सन कैन बी पेटेंटेड ओनली इफ द ठीक है, ये बोला कि द प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड अदर रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब इन पेटेंट एक्ट 1930, कि किसी व्यक्ति को जो है वो पेटेंट तभी दिया जाता है, तभी उसका पेटेंट करवाया जाता है जब उसने कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया या उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से बना, पेटेंट एक्ट 1970 के तहत जो है वो दिया गया और उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, और पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो प्रोवाइड करता है डिटेल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट, कि पेटेंट ऑब्टेन करने का एक डिटेल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से फाइल करेंगे एप्लीकेशन और ग्रांट करेंगे किसको, उस पर्सन को पेटेंट। ये जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है पेटेंटी की। ठीक है, कि पेटेंटी की राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है, टर्म क्या है पेटेंट का, ट्रांसफर किस तरह से किया जा सकता है पेटेंट, और सरेंडर और रिवोकेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट एंड रेमेडीज देयरफॉर। ठीक है, ये एक्ट आपका प्रोवाइड करता है पेटेंट प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए, 20 ईयर के लिए दिया जाता है। विच टेक्नोलॉजी, की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके आपने ये पर्टिकुलर इन्वेंशन करी, इनोवेशन करा, इन्वेंशन करी और पब्लिक डोमेन के लिए किस तरह से यूजफुल है।
सेक्शन 3 ऑफ एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑफ नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस की गैर पेटेंट योग्य जो है आविष्कारों की एक सूची प्रदान करती है जिसके लिए कोई पेटेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कि एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस हैं which no patent could be granted. सेक्शन 1 नंबर 4 कहता है कि इन्वेंशन रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी आर आल्सो डिक्लेयर एज अ नॉन पेटेंटेबल, कि सेक्शन 4 के तहत जो है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कारों को गैर पेटेंट योग्य भी घोषित किया। It is worth mentioning that earlier no product patent could be granted for a medicine. ठीक है, कि ये बोला कि गैर तलब की इससे पहले दवा, खाद्य पदार्थ और रसायनों के लिए कोई पेटेंट नहीं दिया जा सकता था। केवल दवाओं और खाद्य पदार्थों और रसायनों के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी कि कौन सी प्रक्रिया, यानी कि कौन सी प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस को फॉलो करके इन मेडिसिन को बनाया गया है, फूड आइटम को बनाया गया है, केमिकल्स को बनाया गया है और उनको पेटेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, हाउएवर आफ्टर द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आया 2005, उसके बाद जो है वो इन पर्टिकुलर जैसे कि मेडिसिन हो गए, फूड आइटम हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर भी जो है वो पेटेंट इशू किया जाता है। आप जानते हैं हमारे इंडिया में जो फार्मेसी है, यानी कि दवाइयों को जो बनाया जाता है, वो काफी ज्यादा जो है इसका मतलब हमारे इंडिया से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं दवाइयां। ठीक है, तो अब है कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज, की पेटेंट का उल्लंघन और उपचार क्या किया है। बोले कोई भी वायलेशन करे राइट ऑफ पेटेंटी की कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फ्रिंज, तो ऐसा मान लिया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट होगी है पेटेंट की, और such as a collaborable imitation of your convention or your invention or taking the essential feature of invention. Under the Patent Act, Section 47 and Section 107A प्रोवाइड करता है इस एक्ट का कि shall not be considered as infringement, कि कौन कौन से एक्ट हैं जिनको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि इन्फ्रिंजमेंट है इसकी पेटेंट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंपोर्ट ऑफ एनी मशीन, कि आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो किसी मशीन को, किसी अदर आर्टिकल को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और यूज ऑफ पेटेंटेड प्रोसेस बाय ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। इन द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट द पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, की यदि कोई पर्सन पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसके लिए वेरियस रेमेडीज भी अवेलेबल है। कौन कौन सी, इंजंक्शन, ठीक है, कि स्टे ऑर्डर लगा दिया कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, और डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, नुकसान हुआ और मुनाफे का लेखा जोखा, डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स, ठीक है, उल्लंघन करने वाले माल का वितरण या विनाश, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी की वैधता का प्रमाण पत्र। प्रोसीजर क्या है ऑब्टेनिंग पेटेंट इन इंडिया, की क्या कुछ प्रोसीजर है कि जैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो पेटेंट इन इंडिया में। तो सबसे पहले आप जो है वो फाइल करोगे पेटेंट की एप्लीकेशन इन पेटेंट ऑफिस में, फिजिकल मोड में और इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप जो है वो फाइल कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। सबसे पहले आपको फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की प्लेस ऑफ फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, यहां पर बोला कि पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो फाइल करी जाएगी हेड ऑफिस ऑफ पेटेंट ऑफिस, जहां पर भी ब्रांच ऑफिस है उसका, विद इन द टेरिटोरियल लिमिट, की आपके टेरिटोरियल लिमिट में कहां पर जो है उसका ब्रांच ऑफिस है। फिर एप्लीकांट नॉर्मली रिजाइड और हैज अ डोमिसाइल, की आवेदक जो है वो आमतौर पर या अधिवास है। एप्लीकांट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस, की कहां पर जो है वो फाइल करेगा एप्लीकेशन, जहां पर वो रहता है, डोमिसाइल है वो, रेजिडेंस है उसका। दूसरा जहां पर वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, थर्ड बोला कि एट प्लेस जहां पर उसने इन्वेंशन करी है और एक्चुअली ओरिजिनेट करा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वहां पर जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। फिर बोला कि मोड क्या है फाइल करने के, आप जो है वो बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी कर सकते हैं, और आप जो है वो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। फिर बोला कि यू कैन फाइल, हु कैन फाइल, कौन पर्सन जो है वो फाइल करेगा एप्लीकेशन। तो बोला फॉलोइंग पर्सन, चाहे आइदर अलोन, अकेले या ज्वाइंटली जो है वो फाइल कर सकते हैं पेटेंट एप्लीकेशन। कौन कौन से, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार का सच्चा और पहला आविष्कारक होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति। दूसरा, असाइनी ऑफ द अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ
इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू मेक सच एप्लीकेशन, इस तरह के आवेदक करने से के अधिकार के संबंध में उपरोक्त का असाइनी। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, who was entitled to make such application immediately before the death, ठीक है, before his death। देखो बोला कि कौन कौन पर्सन फाइल करेगा एप्लीकेशन, तो गुड मॉर्निंग भूमिका जी, कौन कौन पर्सन फाइल करेगा, तो सबसे पहले बोला एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है जो कि फर्स्ट और ट्रू फर्स्ट इन्वेंटर है, जिसने इन्वेंट करा है। दूसरा असाइनी ऑफ अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ राइट टू मेक सच एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर बोला कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी डिसीज की, यानी कि किसी की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो कि इंटाइटल था, कि इंटाइटल है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ, ठीक है। और फॉर्म क्या है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो बोला एवरी पेटेंट एप्लीकेशन शैल बी फॉर वन इन्वेंशन ओनली, ठीक है, कि एक इन्वेंशन के लिए एक ही एप्लीकेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो, उसमें आप प्रोडक्ट पेटेंट भी ले रहे हो, प्रोसेस पेटेंट भी ले रहे हो, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पेटेंट के लिए आपको एक इन्वेंशन के लिए एक जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और फिर है आपका एवरी एप्लीकेशन मस्ट स्पेसिफाइड एप्लीकांट process the invention identified an individual claiming to the true or first inventor. If the individual claiming to be the true or first inventor is not the applicant or one of the applicant, and the application must be stated that the applicant will leave the person so listed name to be true or first inventor, ठीक है, कि प्रत्येक आवेदक को यह निर्दिष्ट करना होगा कि आवेदक के पास आविष्कार है, यानी कि उसने क्या किया है, कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है, वो यानी कि ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर है जिसने कुछ ना कुछ इन्वेंट करा है। और यदि सही और पहला आविष्कारक होने का वो दावा करने वाला एक व्यक्ति आवेदक या आवेदक में से नहीं है, तो आवेदक को ये बताना होगा कि आवेदक इस तरह से सूचीबद्ध नामित व्यक्ति को सही और पहला आविष्कारक जो है वो मानता है, ठीक है। और इसके अलावा एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड होनी चाहिए बाय द प्रोविजनल और द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, और फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, अंतरिम और पूर्ण विनिर्दिष्ट जो है वो दाखिल करना होगा। What is a patent specification? यहाँ पर बोला पेटेंट स्पेसिफिकेशन क्या है। A patent specification is a technical document describing the invention, कि एक पेटेंट में निर्दिष्ट आविष्कार का वर्णन करने वाला एक तकनीकी दस्तावेज है। और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन गिव द इनिशियल डिस्क्रिप्शन, कि जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है वो आपका इनिशियल डिस्क्रिप्शन देगा इसका इन्वेंशन का, यानी कि उस पर्सन ने ये पर्टिकुलर इन्वेंशन जो है वो करी है। फाइल करेगा पेटेंट एप्लीकेशन, और वेर एज ऑल कंप्लीट हो जाती है स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, फुल नेम, सफिशिएंट डिटेल ऑफ इन्वेंशन और सच एज मैनर दैट पर्सन स्किल, उस पर्सन ने इस स्किल का यूज करके, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज करके उसने इन्वेंशन करा है, वो सब कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो देगा। तो बोला इफ पेटेंट एप्लीकेशन इज अकम्पनीड बाय द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कि यदि जो है वो पेटेंट आवेदन एक अंतरिम विनिर्दिष्ट के साथ है, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हैज टू बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो विद इन 12 मंथ जो है वो दिए के भीतर जो है वो दायर किया जाएगा। यदि उक्त अवधि के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो आवेदक को परित्यज्य जो है वो मान लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको विद इन 12 मंथ जो है वो फाइल करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन हैज बीन फाइल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन, ठीक है। क्लेम ऑफ प्रायोरिटी डेट, प्रायोरिटी डेट का क्लेम यानी कि प्राथमिकता तिथि का दावा। यहां पर बोला कि प्रायोरिटी डेट एक ऐसी डेट होती है, ठीक है, मतलब एक ऐसी डेट होती है जिस डेट को पेटेंटी ने क्लेम करा हुआ अपना इन्वेंशन, ठीक है, कि जिस पर पेटेंट धारक ने अपना आविष्कार का दावा जो है वो किया हो। There shall be priority date for such claim of complete specification. Generally, the priority date is the date of filing in a provisional specification, provided the claim contained therein are fairly based on description of the invention as given to the provisional specification. But when the patent application
is accompanied by the complete specification or application is post dated. ठीक है, यदि application जो है post dated हो जाती है date of filing, the complete specification in case priority date shall be date of filing of complete specification, यानी कि जिस दिन आपका full specification एड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी आपका था वो कंप्लीट हो गया काम, वो आपकी स्पेसिफिक प्रायोरिटी डेट जो है वो रहेगी, यानी कि उस पर्टिकुलर डेट पर आपने क्लेम किया था कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और जनरली द प्रायोरिटी डेट इज ऐसी डेट होती है जो कि फाइलिंग ऑफ अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड द claim contained therein are fairly based on a description on the inventions. ठीक है, और अब अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपने जो कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन दी उसमें यदि आप अमेंडमेंट करना चाहो तो एप्लीकांट में अमेंड कर सकता है द एप्लीकेशन, द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट बिफोर और आफ्टर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट. Such amendment shall be in accordance with the procedure prescribed as regarded to the permission of the controller and the publication of amendment. कि पेटेंट आवेदक पेटेंट देने से पहले या बाद में आवेदन पूर्ण विनिष्ट एंड और अन्य दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है, और ऐसा संशोधन नियंत्रण की अनुमति और संशोधन के प्रकाशन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रहेगा. पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, यहां पर बोला कि पब्लिकेशन और एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा, तो ये बोला द पेटेंट एप्लीकेशन शेल नॉट बी ओपन टू द पब्लिक अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ. कि अब पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख या आवेदन की प्राथमिकता की तारीख से 18 मंथ की समाप्ति तक जो है वो जनता के लिए खुला नहीं होगा, यानी कि पेटेंट एप्लीकेशन शेल नॉट बी ओपन टू द पब्लिक अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 18 फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. डेट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ एप्लीकेशन जो है वो रहेगी. हाउएवर यदि हम बात करें तो एप्लीकांट मे रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर टू पब्लिश एप्लीकेशन एट एन अर्लियर डेट. कि हालांकि आवेदक नियंत्रण से पहले आवेदक को पहले की तारीख प्रकाशित करने का अनुरोध जो कर सकता है. Application is published within 1 month after the expiry of the said period of 18 month. 18 मंथ की अवधि की समाप्ति से पहले जो है वो प्रकाशित करना पड़ेगा, पब्लिश जो है वो करना पड़ेगा. ये बोला देयर आफ्टर अ रिक्वेस्ट हैज बीन मेड by the applicant or other interested person for the examination of application such as a request shall be made within 48 months from the date of priority of application or from the date of filing an application whichever is earlier. ठीक है, जो भी पहले हो. कि इसके बाद आवेदक या अन्य इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन की जांच के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए. इस तरह का अनुरोध आवेदन की प्राथमिकता की तारीख से 48 महीनों या आवेदन दाखिल करने से जो भी पहले हो किया जाएगा. यदि निर्धारित अवधि के भीतर अनुरोध नहीं किया जाता है तो आवेदक को वापस ले लिया जाएगा. टाइमिंग क्या है? टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट. अनुदान के लिए आवेदन करने का समय. Applicant must comply within all requirement imposed on him or under the act in relation to the application within 12 months from the date on which is controller forward to the applicant the first statement of objection to the application, complete specification and other document is related. ठीक है, कि अनुदान करने के लिए यानी कि ग्रांट करने के लिए, पेटेंट ग्रांट करने के लिए आवेदन करने का समय कितना होगा. तो बोला कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सब आपको जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे और विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ विच कंट्रोलर टू फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू देयर. ठीक है, ऑपोजिशन टू ग्रांट अ पेटेंट. ऑपोजिशन से आप क्या समझते हैं कि विरोध में कोई पर्सन जो है वो मतलब पहले से जो प्री ग्रांट ऑपोजिशन का क्या मतलब है कि पेटेंट ग्रांट करने से पहले किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उससे रिलेटेड भी जो जैसे बिफोर द पेटेंट हैज ग्रांटेड एनी पर्सन
मे इन राइटिंग रिप्रेजेंट करेगा वे ऑफ ऑपोजिशन द कंट्रोलर अगेंस्ट अ ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, कि पेटेंट प्रदान किए जाने से पहले कोई व्यक्ति लिखित रूप से पेटेंट के अनुदान के खिलाफ नियंत्रक के विरोध के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकता है। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन से आपके समझ रही हैं, तो बोला आफ्टर द ग्रांट ऑफ पेटेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, यानी कि जिस दिन आपको पेटेंट मिल गया उससे लेकर 1 ईयर तक, 1 year from the date of a publication of a grant of a patent, any interested person may give a notice of opposition to the controller, कि कोई भी इंटरेस्टेड इच्छुक व्यक्ति जो है वो नियंत्रक को विरोध की सूचना को दे सकता है। इसके बाद जो है वो नियंत्रण विपक्षी बोर्ड का गठन करता है और बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पेटेंट जो है वो रद्द किया जाता है, और पेटेंट में रिवोक कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ग्रांट ऑफ पेटेंट क्या है, तो यहां पर बोला कि वही के एंड में जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा पेटेंट। इफ यदि एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इज फाउंड टू बी ऑर्डर, यदि ऐसा होता है कि फाउंड होती है कि एप्लीकेशन सही है, ऑर्डर में है, सही है, ठीक है, तो पेटेंट जो है वो आपको ग्रांट कर दिया जाता है। और ऑन द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट द कंट्रोलर पब्लिशेस द फैक्ट ऑफ सच ग्रांट और देन अपॉन द एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट शेल बी ओपन फॉर द पब्लिक इंस्पेक्शंस, कि पेटेंट प्रदान करने पर जो है वो नियंत्रण ऐसे अनुदान के तथ्य को प्रकाशित करता है, उसके बाद जो है वो आवेदन या अन्य दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। तो मतलब व्हाट आर द बेनिफिट, क्या है बेनिफिट है यदि पेटेंट जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सबसे पहले बोला पेटेंट रजिस्ट्रेशन इंश्योर द कंप्लीट प्रोटेक्शन, की एक बार पेटेंट रजिस्टर्ड हो गया तो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे दी जाती है आपके पेटेंट को, जो भी आपने मशीन या कुछ भी इन्वेंट करा है अगेंस्ट एन अनऑथराइज यूज, आपके उस प्रोडक्ट को कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं करेगा। ठीक है, 20 सालों तक जो है वो 20 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी अनधिकृत उपयोग के खिलाफ जो है वो आपके पेटेंट आविष्कार की पूर्ण सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। Patent registration allow you to enjoy the monopoly in a market as regards your invention during the period of patent protection, कि पेटेंट पंजीकरण आपको पेटेंट संरक्षण की अवधि के दौरान अपने आविष्कार के संबंध में बाजार में एकाधिकार का आनंद लेने की अनुमति जो है वो देता है। ठीक है, कि आपका बिल्कुल मोनोपोली है, कि आपका उस पर्टिकुलर जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो भी आपने इन्वेंशन करी है, उस पर आपको मोनोपोली मिली हुई है, कि आपका एक अधिकार है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन कन्फर एक्सक्लूसिव राइट, कि एक बार आपको पेटेंट मिल गया तो आपको इस प्रोडक्ट पर एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, कि आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, हाँ सिर्फ एक का ही राइट, ठीक है, बिल्कुल मोनोपोली। और पेटेंटी और लाइसेंस आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, कि आपके अलावा कोई उसको यूज नहीं करेगा जब तक आप किसी को लाइसेंस नहीं दे देते, जब तक आप उसको असाइन नहीं कर देते। ठीक है, और यू कैन लाइसेंस द पेटेंट एंड गेन रॉयल्टी फॉर द सेम। ठीक है, आप पेटेंट का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और इसी के लिए रॉयल्टी प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, अब हम ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे। तो ट्रेडमार्क क्या है, एक सिंबल होता है, जैसे आपका एडिडास हो गया, जैसे एडिडास के होते हैं ना कि ऐसे ऐसे 3 एरो जो है वो लगाए होते हैं। ठीक है, एडिडास हो गया, और एप्पल हो गया, हाफ एप्पल हो गया, है ना, और कोका कोला हो गया, ये सब जो है वो क्या है, सिंबल है, जिनका यूज किया जाता है अपनी गुड्स को बेचने के लिए, और गुड्स ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स कंपिटिटर। ठीक है, ये ट्रेडमार्क एक प्रतीक है जिसका उपयोग एक उद्यम के सामान को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने के लिए जो है वो किया जाता है। ट्रेडमार्क कोई सिंगल लेटर भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, 3 ठीक है, डायमेंशनल फीचर। ठीक है, यहाँ पर बोला इसकी 3 आयामी विशेषताएं हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, शेप, ये सब भी जो है वो किस में आते हैं, ट्रेडमार्क में आते हैं। सबसे पहले ट्रेडमार्क की डेफिनेशन कहां पर दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क की डेफिनेशन सेक्शन 2ZB में जो है वो दी है। ठीक है, 2ZB में जो है वो ट्रेडमार्क की डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो सेक्शन 2ZB में जो है ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट डिफाइन करता है ट्रेडमार्क
एज अ मार्क, एक ऐसा मार्क है जो कि कैपेबल है जियोग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मतलब आप कुछ ऐसा डिजाइन बना रहे, सिंबल बना रहे जो कि आपके कुछ अलग सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है कैपेबल है। विच कैन बी यूज, जिसका हम यूज डिस्टिंग्विश्ड करने के लिए, यानी कि अपने गुड्स एंड सर्विस को डिफरेंट तरह से शो करने के लिए जो है कर सकते हैं, और वन पर्सन फ्रॉम दोज अनदर, ठीक है। एक व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से जो है अलग करके किया जा सकता है। ट्रेडमार्क इंक्लूड होता है शेप ऑफ गुड्स, ठीक है, पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, हेंस डिस्टिंक्टिवनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ द ट्रेडमार्क, ठीक है। कि ट्रेडमार्क क्या है, तो उसकी पैकेजिंग, रंगों का संयोजन, ये सब शामिल हो सकता है, इसलिए विशिष्टता एक ट्रेडमार्क की पहचान है। ट्रेडमार्क इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द सर्विस सच एज टूरिज्म, बैंकिंग, ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड एज सर्विस मार्क, ठीक है। कि ट्रेडमार्क में गुड्स का लोगो या प्रोडक्ट लोगो या सिंबल वगैरह तो यूज होता है, सर्विसेज मार्क भी जो है वो ट्रेडमार्क में ही आते हैं। ट्रेडमार्क यूज इन कनेक्शन विद द सर्विस सच एज टूरिज्म, बैंकिंग, इनको हम सर्विस मार्क जो है वो कहते हैं। द ऑनर हैज एक्सक्लूसिव राइट, कि जिस भी पर्सन ने ट्रेडमार्क लिया है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा ऑफ अ ट्रेडमार्क के लिए। और देयर आर द 45 क्लासेस ऑफ ट्रेडमार्क हैं, कंसिस्टेड ऑफ 34 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड 11 क्लासेस ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो फंक्शन एंड पर्पसेस क्या है ट्रेडमार्क के, तो यहां पर बोला ट्रेडमार्क क्या है, सिंबल है जो कि आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है और उसके सोर्सेस को आइडेंटिफाई जो है वो करता है। इट रिफ्लेक्ट द गुडविल ऑफ अ बिजनेस, ये जो है वो गुडविल ऑफ बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है। इट इंश्योर द कंज्यूमर अबाउट द एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जो है वो अश्योर करता है, ठीक है। और इट सर्व एज एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर द प्रोडक्ट, कि ये उत्पाद के लिए जो है वो एक विज्ञापन के रूप में जो है वो कार्य करता है। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन ऑफ योर ब्रांड, ठीक है। कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क अपने ब्रांड को जो है वो कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इट हेल्प टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कंज्यूमर बेस्ड बाय प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम इंटीमेटिंग योर ब्रांड, ठीक है। यहाँ पर बोला कि एक दूसरे को अपने ब्रांड की नकल करने से रोककर एक समर्पित उपभोक्ता आधार स्थापित करने में जो वो मदद करता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या है, सिंबल है जो कि आइडेंटिफाई करता है उस प्रोडक्ट और सोर्सेस को। ये रिफ्लेक्ट करता है गुडविल ऑफ बिजनेस को। इट इंश्योर assure the consumer about established quality of a product, and it serve as advertisement of a product for a product, and a registered trademark provide protection of their brand. अब लॉज कौन सा है, यानी कि लॉ कौन सा है जो कि बात करता है ट्रेडमार्क के बारे में, तो ये बोला कि रेगुलेटिंग एक्ट ट्रेडमार्क इन इंडिया, तो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999, ठीक है, 1999 का। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 was enacted to provide for the registration for better protection of trademark for goods and service as well as prevent the use of fraudulent mark, कि जो ये आपका ट्रेडमार्क अधिनियम है, ये एक्ट है 1999 वो वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने से साथ साथ धोखाधड़ी से उसका जैसे मिसयूज ना करे या फ्रॉडुलेंट तरीके से उस मार्क का यूज ना करे, ठीक है, उसके बारे में भी बात करता है। इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट ऑफ ट्रेडमार्क होल्डर, और स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क थ्रू द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है। और यूज किस तरह से किया जाएगा ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड यूजर्स, और कलेक्टिव मार्क क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क, असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क, infringement and passing of action in the trademark and legal remedies thereof, and बोला a trademark is a registered for the 10 year। ट्रेडमार्क जो है वो आपका 10 सालों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन इसे समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए उपयोग भी जो है वो किया जा सकता है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क क्या बोला, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क फॉलोइंग कंडीशन जो है वो
क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर होनी चाहिए। यानी कि किसी पर्सन ने, हम कब कहेंगे कि इस पर्सन ने इन्फ्रिंजमेंट किया है किसका, ट्रेडमार्क का? तो सबसे पहले द पर्सन नॉट ऑथराइज टू यूज अ ट्रेडमार्क, उस पर्सन को ऑथराइज नहीं किया था कि वो यूज कर सकता है उस ट्रेडमार्क को, फिर भी उसने जो है वो यूज किया। और द इन्फ्रिंजिंग ट्रेडमार्क इज सिमिलर, आइडेंटिकल, डिसेप्टिवली सिमिलर और ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, की उल्लंघन करने वाला ट्रेडमार्क पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान और भ्रामक रूप में, मतलब सिमिलर है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका। Infringing trademark must be used in course of regular trade in which the registered proprietor or used is already engaged। उल्लंघन करने वाला ट्रेडमार्क का उपयोग नियमित व्यापार के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें पंजीकृत मालिक या उपभोक्ता करता पहले से ही जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, infringing trademark must be used in the course of regular trade in which the registered proprietor or user is already engaged। उल्लंघन करने वाले ट्रेडमार्क का उपयोग नियमित व्यापार के दौरान जो है किया जाना चाहिए जिसमें पंजीकृत मालिक या उपभोक्ता पहले से ही जो है लगा हुआ था। Infringing trademark must be printed, represented usually in advertisement, invoices or bill, और mere oral use of the trademark is not infringement। उल्लंघन करने वाले ट्रेडमार्क को आमतौर पर विज्ञापन, चलान या बिलों में दर्शाया जाना चाहिए। ट्रेडमार्क का केवल मौखिक रूप से उल्लंघन जो है वो नहीं है। यूजिंग आइदर द होल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और adopted one by making a new additional and alteration, कि या तो पूरी तरह से, यानी कि जो ट्रेडमार्क है, यानी कि उसने ये वाला पर्टिकुलर सिंबल लिया, ये बिजनेस के लिए यूज किया, आपने या तो उसमें कुछ ऑल्टर करके थोड़ा सा चेंज करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, या कुछ और एडिशन चेंजेस करे गए हैं और अपने प्रोडक्ट को आप उस तरीके से बेच रहे हो। सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट प्रोवाइड करता है कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, की ट्रेडमार्क उल्लंघन के सामान्य रूपों का प्रावधान जो है वो करता है। उदाहरण के लिए किसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दूसरे पंजीकृत ट्रेडमार्क का विज्ञापन उल्लंघन के बराबर है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की अनदर प्रमोशन, अनदर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मैं जैसे मान लीजिए कि कोका कोला कोई अपना ब्रांड है ना, अपना ब्रांड है, और मैं अपने ड्रिंक, किसी भी ड्रिंक को जो है वो बेचने के लिए कोका कोला ब्रांड की यूज कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, आपका इन्फ्रिंजमेंट होगा। ये आपका सेक्शन 29 में जो है दिया गया है। फॉलोइंग रेमेडीज अवेलेबल हैं ट्रेडमार्क ऑनर अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, कि आप फाइल कर सकते हो सूट, और क्रिमिनल रेमेडीज भी जो है वो अवेलेबल है। और पावर क्या है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया, क्या सॉरी पावर नहीं, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस है जिसको यूज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ट्रेडमार्क इन इंडिया में। ठीक है, तो यहां पर बोला कि वेरियस स्टेप इन्वॉल्व है इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क आर एज अ फॉलो। सबसे पहले बोला एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, की पंजीकरण के लिए आवेदन। तो सबसे पहले अ पर्सन क्लेमिंग टू बी अ प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क यूज और प्रपोज टू बी यूज्ड बाय। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो कि उपयोग के लिए ट्रेडमार्क का मालिक होने का जो है वो दावा करता है। यानी कि अ पर्सन क्लेमिंग टू बी द प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज्ड बाय हिम, और हु डिजायर टू रजिस्टर। ठीक है, कि उसके लिए जो है वो उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है और इसे पंजीकृत वो करना चाहता है। यानी कि अ पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है, ठीक है, कि वो प्रोप्राइटर है उस ट्रेडमार्क, उस ट्रेडमार्क का यूज करेगा। ठीक है, ट्रेडमार्क का मालिक होने का दावा करता है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इस पर्टिकुलर लोगो को यूज करके मैं अपना बिजनेस जो चला रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया जाए, रजिस्ट्रेशन की जाए, तो रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। सच एप्लीकेशन शैल बी मेड इन राइटिंग मस्ट बी अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, इस तरह का आवेदन लिखित रूप से जो है वो किया जाएगा और निर्धारित शुल्क के साथ जो है वो होना चाहिए। और सिंगल एप्लीकेशन जो है वो मे बी मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न वर्गों के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए एक ही आवेदन जो है वो किया जा सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन हैज बीन, यानी कि एक ट्रेडमार्क को यूज रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आप एक ही एप्लीकेशन जो है वो फाइल करोगे। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन लगा के आप जो है वो ज्यादा ट्रेडमार्क पूछ रहा है तो रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही एप्लीकेशन। The application has to be filed in the office of a trademark registry within those territorial limits, the principal place of a business in India, and applicant is suited. आवेदक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के कार्यालय में जो है वो दायर किया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर जो है वो आवेदक का भारत में व्यवसाय का एक प्रमुख स्थान निहित है। ठीक है, रिफ्यूजल एक्सेप्टेंस और विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहां पर बोला अस्वीकृति, स्वीकृति और स्वीकृति की वापसी। तो द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कि रजिस्ट्रार जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट कोई करेगा और रिजेक्ट भी करेगा, कर सकता है। यानी कि रजिस्ट्रार एक्सेप्ट भी कर सकता है उस एप्लीकेशन को और रिजेक्ट भी कर सकता है आफ्टर इट हैज बीन रिसीव। ठीक है, कि अब इसको रिसीव, ठीक है, कि इसको रिसीव करने से पहले याद एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हो उस एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन में बी यूज में बी एक्सेप्टेड, यदि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाती है तो, और विदाउट अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन और कंडीशन लिमिटेशंस। ठीक है, और यदि एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गई है तो आफ्टर एक्सेप्टेंस बट बिफोर द रजिस्ट्रेशन डिस्कवरी द एप्लीकेशन वाज अनर्वस एक्सेप्टेड एंड ही मे विड्रॉ द एक्सेप्टेंस। ठीक है, स्वीकृति के बाद लेकिन पंजीकरण से पहले रजिस्ट्रार को पता चलता है कि आवेदन गलती से स्वीकार कर लिया है तो इस स्वीकृति को वापस भी दिया जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन की हम बात करें तो बोला रजिस्ट्रार शेल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन कॉज द एप्लीकेशन टू बी एडवर्टाइज इन द प्रेस्क्राइब मैनर। ठीक है, कि रजिस्ट्रार आवेदन की स्वीकृति के बाद जो है वो आवेदन को निर्धारित तरीके से जो विज्ञापित करेगा। एप्लीकेशन इज एडवर्टाइज इन द ट्रेडमार्क जर्नल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द इंटरेस्टेड पर्सन। आवेदन जो है वो इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करने के उद्देश्य से ट्रेडमार्क जर्नल में विज्ञापित किया गया है। और फिर बोला कि रजिस्ट्रार मे कॉज एप्लीकेशन टू बी एडवर्टाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस इन सर्टेन केसेस। रजिस्ट्रार कुछ मामलों में स्वीकृति से पहले जो है वो आवेदन का विज्ञापन कर सकता है। और यहाँ पर भी अपोजिशन भी है कि अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, की कोई भी एनी पर्सन विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट गिव अ रिटन नोटिस, की कोई भी व्यक्ति विज्ञापन की तारीख से 4 महीने के भीतर पंजीकरण के विरोध की लिखित सूचना जो है वो दे सकता है। इस तरह के पंजीकरण की सूचना आवेदक को दी जाती है और इसके बाद रजिस्ट्रार को सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं और पक्षों को सुनने के बाद रजिस्ट्रार ये तय करता है कि पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन, यदि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, कोई अपोज नहीं किया जाता है, विरोध नहीं किया जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आवेदक के पक्ष में आपत्ति का फैसला जो है वो, तो क्या विरोध नहीं किया जाता है, यदि विरोध किया जाता है। ठीक है, यदि विरोध किया गया तो ऑब्जेक्शन रूल इन द एप्लीकेशन फेवर, ठीक है, एप्लीकांट फेवर, the registrar must register the trademark within 18 months from the filing of application। यदि ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और विरोध नहीं किया जाता है, तो यदि विरोध किया जाता है तो आवेदक के पक्ष में आपत्ति का फैसला सुनाया जाता है। तो रजिस्ट्रार को आवेदन दाखिल करने से 18 महीने के भीतर जो है वो ट्रेडमार्क पंजीकृत करना होगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज डेट ऑफ मेकिंग सेड एप्लीकेशन। ठीक है, कि ट्रेडमार्क के पंजीकरण की उक्त तारीख उक्त आवेदन करने से की तारीख है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रार शेल इशू टू द एप्लीकांट अ सर्टिफिकेट इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द रजिस्ट्रेशन, की ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर रजिस्ट्रार आवेदक को उसके पंजीकरण के निर्धारित रूप में प्रमाण पत्र जो है वो जारी करेगा और जिसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के द्वारा मोहर लगा दी जाएगी और ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कि बिना अपोजिशन के उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यदि एक अपोज कुछ एक फॉर्मेलिटी रह भी जाती है तो विद इन
18 मंथ में जो है वो आप जब फाइल करोगे एप्लीकेशन, उसके 18 महीने के भीतर जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन, आपके रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर कर देगा आपके ट्रेडमार्क। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कितनी रहेगी, तो डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन, ठीक है। ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क द रजिस्ट्रार जो है वो इश्यू करेगा एप्लीकांट को एक सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब मैनर में, प्रेस्क्राइब मैनर या प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सील, और जो कि सील और सिग्नेचर होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। बेनिफिट क्या है ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की, तो बोला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इंटेंजिबल एसेट्स दैट एड वैल्यू टू अ बिजनेस, की एक पंजीकृत ट्रेडमार्क एक अमूर्त संपत्ति है जो कि व्यवसाय के मूल्य को जोड़ता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन in creating a value, brand value and gaining a strong position in a market, ठीक है। ट्रेडमार्क पंजीकरण ब्रांड वैल्यू मूल्य बनाने और बाजार में एक मजबूत स्थिति प्राप्त करने की सहायता जो है वो करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड इट्स वैलिडिटी, ठीक है। बेनिफिट क्या बताया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के, तो बोला एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया तो ये इंटेंजिबल असेट्स हैं और दैट एड अ वैल्यू टू अ बिजनेस, ठीक है, कि जो कि व्यवसाय के मूल्य को जोड़ता है। दूसरा बोला कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू एंड ग्रांटिंग अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन अ मार्केट, कि ट्रेडमार्क पंजीकरण ब्रांड वैल्यू बनाने और बाजार में एक मजबूत स्थिति प्राप्त करने की सहायता करता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस है जो कि वैलिडिटी के बारे में बात करता है, ठीक है, यानी कि इसकी वैलिडिटी के बारे में बात करता है। और द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर हैज एक्सक्लूसिव राइट, जो भी ट्रेडमार्क होल्डर होगा उसको एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा कि आप यूज कर सकते हो इस मार्क का और ऑब्टेन कर सकते हो रिलीफ इन केस यदि इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है तो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने टाइम के लिए कितने टाइम के लिए दिया जाता है, तो 10 ईयर के लिए दिया जाता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। और रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क हैज राइट टू ट्रांसफर हिज राइट विदाउट लाइसेंस असाइनमेंट ऑफ दिस ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक को लाइसेंस या ट्रेडमार्क के असाइनमेंट के माध्यम से अधिकार को स्थानांतरित कर दिया जा सकता है। फिर है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन मीन ऑर्नामेंट और विजुअल एस्पेक्ट जो कि किसी आर्टिकल के होते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल फीचर, ठीक है, इसके 3 आयामी विशेषताएं इसमें शामिल हैं। फॉर इंस्टांस शेप ऑफ आर्टिकल, जो कि शेप ऑफ आर्टिकल के बारे में, जैसे कि किसी आर्टिकल का शेप। 2 डायमेंशनल फीचर सच एज अ लाइन, पैटर्न और कलर, ठीक है। 2 डायमेंशनल फीचर जो कि लाइन हो सकती है, पैटर्न हो सकता है और कलर हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज प्योरली, यानी कि एक औद्योगिक डिजाइन जो कि विशुद्ध रूप से सौंदर्य या गैर कार्यात्मक है और इसकी कोई उपयोगिता जो है वो नहीं है। ये क्या है, सुनो। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है कि ऐसे डिजाइन जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई रेखाएं, पैटर्न, रंग, ये सब जो है वो आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन में यूज किए जाते हैं, जिसकी अपनी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है। ऑर्नामेंट हो गए या विजुअल एक्सपेक्ट हो गए किसी आर्टिकल की। इट इज नेसेसरी कि प्रोवाइड करना लीगल प्रोटेक्शन की, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि इन इंडस्ट्रियल डिजाइन को लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना। क्रिएटिव ओरिजिनेटिंग इन इंडस्ट्रियल डिजाइन फॉर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कॉपिंग, कि कोई पर्सन जो है वो इन पर्टिकुलर डिजाइन की जो है वो कॉपी ना करे। इंडस्ट्रियल डिजाइन प्योरली क्या हो सकते हैं, एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य, और गैर नॉन फंक्शनल एंड नॉट एज नो यूटिलिटी, कि कभी ऐसा हो कि इन डिजाइन की कोई यूटिलिटी भी ना हो, फिर भी अपने आप में ही जो है वो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन माने जाते हैं और इन पर जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। यानी कि नेसेसरी होता है कि प्रोवाइड करना इस लीगल प्रोटेक्शन इनको, और ताकि जो क्रिएटिविटी उन लोगों ने करी है जिन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन को बनाया, उनको राइट दिया जा सके। इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रिवेंट द अदर फ्रॉम कॉपिंग इट, ठीक है, कि ताकि जो उन्होंने इंडस्ट्रियल डिजाइन करा है उन लोगों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके ताकि कोई जो है उसकी नकल ना करे। टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जो कि प्रोवाइड करा गया है इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए,
तो बोला है कि ऑनर ऑफ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। ये बोला कि जो ऑनर ऑफ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन रिजर्व, ठीक है, रिजर्व द राइट और टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy of or substantially similar to the protected design, ठीक है। यहाँ पर बोला कि एक जो ऑनर होगा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन का, वो रिजर्व करेगा द राइट टू प्रिवेंट, ताकि उसके पास राइट है कि वो प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग आर्टिकल जिस पर उसने पहले से प्रोटेक्शन ले रखी है, पहले से उसने जो प्रोटेक्शन ले सकती है। अब काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कौन कौन से काइंड बताए, कौन से प्रोडक्ट बताए, प्रोडक्ट की काइंड बताए दैट कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन, जो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन में आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनका इंडस्ट्री में और हैंडक्राफ्ट आइटम में यूज है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्री और हैंडक्राफ्ट आइटम है। हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, घरेलू सामान। लाइटिंग इक्विपमेंट, प्रकाशन उपकरण। ज्वेलरी, जवाहरात, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टेक्सटाइल, ठीक है, यानी कि वस्त्र आदि। कौन कौन से लॉ हैं जो कि रिलेटेड हैं किससे, डिजाइन एक्ट 2000, ठीक है। तो कौन कौन से लॉ हैं, तो यहाँ पर बोला डिजाइन एक्ट 2000, ठीक है, कि ऐसे जो आपकी डिजाइन एक्ट है ना, अब इनको देखो कि हमने कॉपीराइट में डिस्कस किया था, कोई भी स्कल्पचर, कोई डिजाइन, ठीक है, हमने देखा ना लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क किसी ने किया है, तो अब हमेशा ही एक ही जगह किसी को प्रोटेक्शन मिलेगी। यदि डिजाइन एक्ट 2000 में मिल गई तो कॉपीराइट एक्ट में नहीं मिलेगी, और यदि कॉपीराइट एक्ट में किसी ने प्रोटेक्शन ले रखी है तो इसमें इसको नहीं किया जाएगा। तो ये बोला कि कौन कौन से लॉ हैं जो कि रिलेट करते हैं किससे, डिजाइन इन इंडिया में। तो डिजाइन एक्ट 2000, डिजाइन एक्ट 2000 जो है वो आपका प्रोटेक्शन प्रमोट करता है, टू प्रमोट द क्रिएशन ऑफ अ नोवेल, ठीक है, और ओरिजिनल डिजाइन अलोंग बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ ग्रांटिंग टू टाइम मोनोपोली राइट टू यूज रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन बाय द ओनर, कि मालिक के द्वारा पंजीकृत औद्योगिक डिजाइन का उपयोग करने में संबद्ध एक अधिकार प्रदान करके प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के साथ साथ जो है वो मूल डिजाइनों के निर्माण को बढ़ावा जो है वो देना चाहता है। ये अधिनियम जो है वो डिजाइनों के पंजीकरण, यानी कि ये एक्ट जो है वो आपका प्रोवाइड करता है कि हम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे डिजाइन को, कॉपीराइट एंड रजिस्टर्ड डिजाइन, इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड restoration of lapsed design and a penalty for infringement of the registered design, कि औद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापकगत डिजाइनों की बहाली, पंजीकृत डिजाइनों के उल्लंघन के लिए दंड आदि संबंध में प्रावधान शामिल है, ठीक है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये हम कल करेंगे, ठीक है, कौन कौन, और ये एक्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, और इसके बाद ये आपका चार्ट रहेगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इक्विवेलेंस एट द इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसको हम कल करेंगे। पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, क्या कुछ टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये सब जो हम कल करेंगे। फिर कन्वेंशन करेंगे, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब हुई थी, रोम कन्वेंशन, बीपो कन्वेंशन, ठीक है, बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा।